वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आपने टाइटल से ही पहचान लिया होगा, शीत युद्ध की विशेषताएं। ये जो शीत युद्ध था इसका आरंभ हुआ था 1945 में और ये चला था 1991 तक। इसके अंदर सबसे मेन बात ये थी कि वैचारिक आइडियोलॉजिकल बेस था, इनकी वैचारिक युद्ध के ऊपर बेस था। इसके अंदर किसी भी तरीके के हथियार और शस्त्रों का यूज़ नहीं हुआ था। और ये जो था, इसमें क्या होता, विश्व दो गुटों के अंदर बट गया था। एक था अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था को समर्पित था, वहीं पे सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को समर्पित था। ठीक है। और यही कारण था कि इनका वैचारिक मतभेद के ऊपर डिपेंड था, जिसके कारण हमें किसी भी तरीके की उस समय जान मान की हानि और आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ी। और अगर हमें उठानी पड़ जाती तो बाई गॉड बहुत नुकसान हो जाता हमारा, क्योंकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक क्षतियाँ उठाई थी। तो गाइज़, एक्चुअल में मैं थोड़े दिनों से भी बीमार थी, तो इसलिए कोई नई वीडियो नहीं डाल पाई। अब मेरी वीडियो कॉन्टीन्यूसली आती रहेगी। और मैंने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस क्लासेस टू क्विक लर्न इसलिए क्योंकि हम जो है धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट पे वीडियो डालने वाले हैं, तो इसलिए ओके गाइज़। और आगे देखते रहें। अब मैं आपको बताती हूँ शीत युद्ध की विशेषताएँ। तो शीत युद्ध में क्या क्या विशेषताएँ थी, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध की विशेषताएं। अब विशेषताओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, 5 विशेषताएं इसकी टोटल। लेकिन आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानें कि इसकी जो एक एक विशेषता है उसका अपना अपना एक अलग अलग महत्व है, और ये अपने अपने महत्व के कारण ही जानी जाती हैं। तो इनके ऊपर अलग अलग से एक एक क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज ये हम स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर। तो इसकी पहली विशेषता है शस्त्र होड़। यानी कि अब इसमें शस्त्र होड़ के अंदर आप ये मत सोचिएगा कि हम हथियारों की ही बात कर रहे हैं, नहीं। हम इसके अंदर काफ़ी तरीके की साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी की इसने उस टाइम जन्म लिया था उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। इस टाइम पे औद्योगिकरण चल रहा था, औद्योगिक क्रांति चल रही थी, काफ़ी तरीके के नए नए औद्योगिक उपकरण बनाए जा रहे थे, जिनका निर्माण किया गया था ये सोच के कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काम आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में ये नॉर्मल लोगों के लिए काम आने के लिए ये उपकरण यूज़ में लाए गए। अब जैसे कि इसमें से एक है जो उस टाइम बनाया गया था इस चीज़ के लिए कि हम उनकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकें, हम अपनी हर चीज़ का एक हिसाब रख सकें और बहुत जल्दी जल्दी हमारा काम हो सके। वो था हमारा वन एंड ओनली कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उस समय इसीलिए विकास किया गया था कंप्यूटर का, ताकि जो वो लोग थे वो अलग अलग तरीके की जो जल्दी अपना काम ख़त्म कर सके, हर तरीका अपना डाटा उसके अंदर सेफ रख सकें। लेकिन बाद में क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुई नहीं। तो बाद में वो जो जितना भी कंप्यूटर वगैरह थे वो किस लिए काम आए, वो हम आम लोगों के लिए काम आए, आम लोगों के लिए ही वो उतार दिए गए। इसके अलावा रडार्स भी उस टाइम बनाए गए थे ताकि लोग दूसरों देशों की मिसाइलों का वो पता लगा सके। अब भी वो सैनिक में ही आते हैं, लेकिन यूज़ सब हर कंट्री के लिए हो रहे हैं, सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ के लिए नहीं है। तीसरा हम आ जाए परमाणु हथियार और राजनीति के ऊपर। यानी कि उस समय जो थे परमाणु हथियार सबसे पहले आप देख सकते हैं अमेरिका के पास था। उसके बाद में अब परमाणु हथियार जो थे रूस ने भी बनाया, ब्रिटेन वगैरह भी बनाया, और 1950 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा देशों के पास परमाणु हथियार था अपना अपना। और फिर बहुत ही जल्दी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, एशियाई कंट्रियों ने भी अपने अपने परमाणु हथियार बना लिए। जो क्या हुआ, एक परमाणु क्लब सा, जब इनके 5-6 देशों के पास ही परमाणु बम थे तो इन्होंने अपना परमाणु क्लब बना लिया था एक छोटा सा। तो वो बनाया, उसके बाद में इस परमाणु हथियारों को लेके कई तरीके की संधियाँ की गई, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, ताकि विश्व के अंदर दोबारा हिरोशिमा और साकानाकी जैसा हिरोशिमा और नागासाकी जैसा दोबारा से जो इंसिडेंट था वो ना देखने को मिले हमें। यार एक्चुअल में ना मेरे थोड़े से शहरों के नाम के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना। तो अब हम चलते हैं, ये क्या हुआ, हथियार तो बना दिए गए, लेकिन नैतिकता के प्रश्न जब आया, जब हमारी मॉरलिटी का प्रश्न आया कि हम अगर ये हथियार बिना मतलब है किसी एक देश से दूसरे देश के ऊपर यूज़ करते रहेंगे तो हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा।
तो इसके चलते ही परमाणु हथियार संधियाँ की गई, काफ़ी निर्णय ऐसे लिए गए कि परमाणु हथियार बना लिए आपने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं गुप्तचर एजेंसियाँ। उस समय कई गोपनीय एजेंसियाँ बनी जो एक दूसरे की गतिविधियों पे नज़र रखती थी, कि रूस हमेशा नज़र रखता था अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका हमेशा नज़र रखता था रूस क्या कर रहा है, जिसके हम देखते भी हैं कि क्या नाम है अपना, जब क्यूबा मिसाइल संकट आपने 12th में पढ़ा होगा, क्यूबा मिसाइल संकट में भी यही सेम प्रोसेस हुआ था कि इकट्ठे वहाँ पे हथियार करे जा रहे थे, फिर उधर भी उन्होंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, मतलब अंदर अंदर से खबर मिली कि आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे गोपनीय एजेंसियों ने अपना काम निभाया था। अब इसके अंदर हम आ जाते हैं CIA जो अमेरिका की है, और भी बहुत सारी है, BND वगैरह, ये सब जो है इन्होंने बनाई थी एक दूसरे की गतिविधियों में नज़र रखने के लिए, ताकि विश्व के अंदर दोबारा युद्ध ना हो। तीसरा हम देखते हैं सैनिक गठबंधन। उस समय काफ़ी ज़्यादा सैनिक गठबंधन हुए, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो थी वो किसी को नहीं देखनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिरोशिमा नागासाकी जैसा बड़ा इंसिडेंट देखने के बाद किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर देख सकें या उसको फेस कर सकें, इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं थी। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे। उसके बाद में वो कहता है कि इस टाइम क्या था कि काफ़ी एजेंसियाँ बनी, जैसे कि नाटो जो थी वो अमेरिका ने बनाई, अपने जितने भी गुट के अंदर लोग थे उनके साथ मिलके। वैसे ही वायसराय बनी, वायसराय में भी यही था सेम। इन दोनों के अंदर बेसिकली ये बात कही गई थी नाटो और वायसराय में कि हम जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम सब एक साथ मिल के रहेंगे और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, हम सब साथ में रहेंगे और एक साथ ही अपना आगे वो बनाएंगे एक साथ ही, मतलब कोई भी अगर हम पे अटैक करता है, गुट बनाएंगे अपना एक साथ, कोई भी अगर हम पे अटैक करता है तो हम मिलकर उसका जवाब देंगे। इसी तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया संधि हुई, जिसे हम सीटो भी कहते हैं। अब इसके अंदर जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उन सब ने हिस्सा लिया। फिर उत्तरी और मध्य पूर्वी एशिया भी हुआ, जिसमें जिसे हम बगदाद पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, सेंटो। और उसके अलावा हुए कई केंद्रीय संधियाँ हुई, OAS हुई लैटिन अमेरिका की। और गुट निरपेक्षता हम देखते हैं, गुट निरपेक्ष देशों ने अपना अलग संगठन बनाया, सब ने मिलके कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम भी उसका जवाब देंगे। बट ये चीज़ याद रखिएगा, जो गुट निरपेक्ष देश थे वो किसी के साथ मिले हुए नहीं थे, ना वो अमेरिका की साइड थे ना वो USSR की साइड थे। उन्होंने अपना ही बना दिया था गुट निरपेक्ष, मतलब दोनों में से किसी की तरफ नहीं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में आ जाती है शीत युद्ध का वैश्विक प्रसार। यानी कि इस समय क्या था कि हम देखें जो चीन था ना, उसके अंदर साम्यवाद काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच चुका था, और चीन जो था वो धीरे धीरे USSR से भी अलग होने की सोच रहा था। अब चीन की तो हम क्या ही बात कर सकते हैं, आप आजकल के हालात भी देख रहे हैं। तो उस समय क्या था, अमेरिका चाहता था कि चीन उसकी तरफ आ जाए, लेकिन उस समय ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चीन था साम्यवादी, अमेरिका है पूंजीवादी। तो साम्यवाद का काफ़ी प्रभाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। ये अब एशिया के भी कई देशों में आ चुका था, जैसे हम देखें कोरिया के अंदर भी यही था, फिर अपना इधर चीन में भी साम्यवाद था, वियतनाम में भी साम्यवाद था। तो एशिया के अंदर भी कई सारे देशों में साम्यवाद था। फिर अफ्रीका के भी कई सारे देशों में साम्यवाद ने अपनी जड़ें मजबूत करी। वैसे ही लैटिन अमेरिका में तो आप जानते हैं क्यूबा वगैरह साइड जो ये सारे देश हैं, ये सारे लैटिन अमेरिका में आते हैं, इनमें भी साम्यवाद था। तो इसको देखते हुए जो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने .4 नाम का कार्यक्रम बनाया एक, जिसके अंदर वो कहते थे कि हम जो है जितनी भी हमारी छोटे मोटे देश जो है, छोटे मोटे देश ही कह सकते हैं हम, जो किसी की तरफ नहीं थे या जो बहुत छोटे देश थे जिनका भी इतना विस्तार नहीं हुआ था, उनको वो कह रहे थे कि हम आपका विकास करने में भी आपकी सहायता करेंगे, हम आपको प्रॉपर रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से हर तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको विकास करने में। तो वो चीज़ सामने।
फिर 1950 के एंड के अंदर मतलब स्टार्टिंग में ही हम देख सकते हैं कोरिया का भी युद्ध हुआ। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पे हमला कर दिया, तो कोरिया युद्ध हुआ। उसके अंदर चीन ने काफ़ी बड़े पैमाने पे, क्योंकि कोरिया जो था, दक्षिणी कोरिया जो था वो साम्यवादी था, तो उन्होंने, चीन ने साम्यवादी कोरिया का साथ दिया और उत्तरी कोरिया के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसने अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करा चाइना ने। उसके बाद चाइना और वियतनाम का युद्ध हो गया, लॉस और कंबोडिया का युद्ध हो गया। ये सब जो थी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली चल रही थी। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली मतलब छुप छुप के अटैक करने की प्रणाली चल रही थी। अब इस चीज़ को देखते हुए जो सीटो था वो बना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी हुई, तो उसकी स्थापना हुई। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई, जिसके अंदर क्या था, व्यापक रूप से सैनिक सहायता दी अमेरिका ने अपने सारे एशिया को। और इस समय क्या हो रहा था, सबसे बड़ी चीज़ जो हो रही थी कि आर्थिक सहायता तो चाहिए थी, क्योंकि सब विकासशील देश थे और उन्हें लग रहा था कि अगर हम आर्थिक सहायता देंगे तो सारे देश हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा था, ये रूस भी कर रहा था। और उस समय एशिया और अफ्रीका जो था वो बहुत बड़ा शिकार बने शीत युद्ध का। इनकी शीत युद्ध जो था वो लगातार इन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इनमें बढ़ रहा था सबसे ज़्यादा। तो क्या हुआ, अमेरिका और रूस ने उस टाइम में अपना पलड़ा भारी करने के लिए, कि अभी तो विस्तार हो रहा है, हम जितने राष्ट्रों को अपने अंदर ले लेंगे उतना हमारा फायदा होगा, तो उन्होंने उस समय के जो तानाशाही शासक हो गए या सैनिक हो गए उन्हें भी अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि विश्व स्तर पर, जो कह सकते हैं उस समय 1950 में विश्व स्तर पर शीत युद्ध का विस्तार होना सामने आया। तो यही हैं इसके कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स, जो इसकी विशेषताएं, इसके करेक्टर स्केच आप कह सकते हैं। अब ये सब अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे, और अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।